हम लोग आज क्लास 10 के इतिहास का जो पहला अध्याय पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका आज हम लोग 5वां भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। ठीक ना, मतलब जो यूरोप में जो राष्ट्र का निर्माण हो रहा था उसकी दृश्य कल्पना किस तरह की गई थी। जिस तरह मान लीजिए हमारा देश भारत है, तो भारत में हम लोग भारत माता के नाम से जानते हैं। उसी तरह इन्होंने एक महिला को आदर्श रूप में माना, स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में प्रतिमा बनाई, मूर्तियाँ बनाई, हर जगह चौराहे चौराहे पर उन्होंने उस मूर्तियों को लगा दिया, जिससे लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेमपूर्ण भावना क्या हो सके, विकसित हो सके। ठीक ना, तो इसी के हमको बारे में पढ़ना है। और इसके पहले वाले जो चौथे जो हम लोग पढ़े थे अध्याय में, उसमें पढ़े थे हम लोग इटली और जर्मनी का निर्माण या एकीकरण। ठीक ना, तो हम लोग पढ़ेंगे 5वां भाग जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का राष्ट्र की दृश्य और कल्पना। अठारहवीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। जैसे देखिए, उन्होंने अपने देश को मतलब चित्रित किया था कि कोई व्यक्ति हो, जो राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहरा कर, मतलब कोई व्यक्ति है और उस राष्ट्र का उसे जामा पहराया गया है। और जिस नारी रूप को चुना गया, किस रूप को? नारी रूप को। देखिए यहाँ लिखा भी गया है, नारी रूप को चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। मतलब उस तरह की महिला नहीं थी। जैसे मान लीजिए हमारा देश भारत है, तो भारत में भारत माता के नाम से हम जानते हैं और उनके प्रति हम मर मिटने के लिए क्या है, तैयार है। तो उसी तरह वह उनके कोई जीवन में कोई विशेष उस तरह का कोई महिला उसी नहीं थी। ठीक ना, यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचारों को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। अमूर्त अमूर्त का मतलब कि दिखाई न दे। ठीक ना, तो वो इस तरह प्रदान करना था जिससे लोगों के प्रति राष्ट्र की भावना क्या हो सके, विकसित हो सके। ठीक ना, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। मतलब यानी नारी की जो छवि बनाया गया, ठीक ना, जिससे भारत माता की जो छवि बनाया गया, तो उसी तरह वो राष्ट्र का एक रूपक के रूप में बन गई, स्वतंत्रता का प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाने लगा। इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। ठीक ना, मतलब हमारे जो नारी रूपक जो हमारे कलाकार थे, उन्होंने उस तरह का 19वीं सदी में उन्होंने किया था। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया। मतलब फ्रांस में जो महिला का रूप जो बनाया गया था, नारी रूपक, उसका क्या नाम था? मरियाना। हम आपको यहाँ दिखा भी दे रहे हैं, देखिए ये है मरियाना, 1850 का डाक टिकट जिसमें मरियाना की तस्वीर बनाई गई और जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक ना, ये है देखिए मरियाना, उनका चित्र बनाया गया था। और हर जगह चौराहे पर, चौकों पर, बाज़ारों में उस तरह का इनका प्रतिमा बनाया गया, जिसे लोग देखकर उनके मन में देश के प्रति प्रेमपूर्ण भावना विकसित हो सके। ठीक ना, तो इस तरह का था ये। हाँ देखिए, उसमें मारियाना, यदि आप याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि फ्रांस की नारी रूपक चित्र का क्या नाम था, मारियाना नाम था। ठीक ना, या जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, जिसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। मतलब वो स्वतंत्रता का प्रतीक था, गणतंत्र के वो प्रतीक थे, जिसमें लाल टोपी, तिरंगा, कलगी इत्यादि चीज़ें थी। ठीक ना, तो उससे ये होता था कि हम फ्रांस एक स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में जाना जाता था। ठीक ना, मरियाने की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। ठीक ना, मतलब राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा एक प्रतीक बनाया गया कि जैसे स्वतंत्रता का प्रतीक था, जैसे लोगों के अंदर एक राष्ट्रीय एकता बनी रहे, वो समाप्त न हो। इसी तरह जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गए। मतलब जर्मन जो महासंघ था उसका स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था? जर्मनिया। देखिए हम आपको जर्मनिया का चित्र दिखा दे रहे हैं हम आपको, ये है जर्मनिया।
देख रहे हैं ना, ये है जर्मेनिया। देखिए यहाँ नीचे लिखा भी गया है, जर्मेनिया चित्रकार फिलिप्स बेट चित्रकार ने जर्मेनिया के इस चित्र को सूती कपड़े पर बनाया था, क्योंकि इस सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था, जहां मार्च 1900 में फ्रेडरिक संसद की बुलाई गई थी। ठीक ना, तो ये देखिए मेरियाना है, जर्मेनिया है, जो मतलब जर्मन महासंघ की स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया था इसको। ठीक ना, दिया है चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया ब्लूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन ब्लूत वीरता का प्रतीक मानते हैं। मतलब जो ब्लूत का वृक्ष होता है, ब्लूत का वृक्ष, वह एक तरह से वीरता का क्या है, प्रतीक है। इसलिए उसके मुकुट पर उस तरह का मतलब वृक्ष के पत्ते लगाए गए हैं। तो इस तरह ये दोनों लोग, ठीक ना, एक राष्ट्र के स्वतंत्रता का प्रतीक चिन्ह है, ठीक ना, जिन्हें लगाकर वहाँ के लोगों को याद दिलाया जाता है। जिस तरह मान लीजिए अभी हमने आपको बताया, जैसे हम लोग भारत माता की प्रतिमा स्थापित करते हैं, ठीक ना, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिससे हम लोग एक तरह से हमारे पूरे देश के लोगों के अंदर एक प्रेमपूर्ण भावना क्या होती है, विकसित होती है। तो उसी तरह ये है, ठीक ना, वहाँ के लोगों ने, जैसे फ्रांस के लोगों ने किसका उपयोग किया था, मैरियाना का स्वतंत्रता का प्रतीक चिन्ह बनाया। उसी तरह जर्मन के लोगों ने जर्मेनिया का चित्रित किया। ठीक ना, तो आगे हम लोग अब 6 भाग देखेंगे। ये लास्ट है हमारा, जिसमें राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में देखना है। ठीक ना, उन्नीसवीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। मतलब देखा गया 19वीं शताब्दी में और उसका 19वीं शताब्दी के अंतिम चौथाई में जो राष्ट्रवाद के लिए जो आदर्श उदारवादी जनतांत्रिक जो स्वभाव थे वो दिखाई नहीं देते थे। मतलब वो समाप्त होने के कगार पर आ चुके थे। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। मतलब राष्ट्रवाद जो शब्द था वो सीमित हो गया, उनके लक्ष्य क्या हो गए, सीमित हो गए, अपने देश को संकीर्ण हो गए। इस सिद्धांत पर वह बन चुके थे अपने देश को स्वतंत्र कराने लिए। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रीय तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र है। ठीक है ना, बाल्कन एक क्षेत्र था जिस पर यूरोप के जितने भी शक्तिशाली जो देश थे वो चाहते थे कि उस देश पर हमारा अधिकार हो जाए, क्योंकि वह जो बाल्कन क्षेत्र था वहाँ खनिज की दृष्टि से वो सबसे संपन्न था। इसलिए यूरोप के सभी देश उस पर अपना अधिकार करना चाहते थे। तो ये एक तनाव बन गया था, कौन, बाल्कन क्षेत्र, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। ये सभी देश उसमें क्या थे, उस पर शामिल थे। इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता। मतलब ये जितने वहाँ रहने वाली जो जातियाँ थी, वहाँ के लोग थे, उन्हें क्या पुकारा जाता था, स्लाव जातियों के नाम से उनको पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ऑटोमन साम्राज्य मतलब एक वहाँ साम्राज्य था जिसका नाम क्या था, ऑटोमन साम्राज्य। वह बाल्कन क्षेत्र को अपने कब्जे में किए हुए था। ठीक ना, बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। अब देखिए, वहाँ जो बाल्कन क्षेत्र था वहाँ रोमानीवाद आपको बताए होंगे, जो पुरानी परंपरा रीति रिवाजों में विश्वास होते हैं, ठीक ना, उनसे विचारों से फैले हुए थे। और उनके फैलने की वजह से ऑटोमन साम्राज्य का धीरे धीरे विघटन होना सुनिश्चित हो गया था। मतलब धीरे धीरे वो टूटने लगा था। ठीक ना, बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। मतलब धीरे धीरे जब वो बाल्कन साम्राज्य टूटने लगा तो उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया, राजनीतिक अधिकारों के लिए अपने दावे राष्ट्रीयता का आधार दिया। मतलब कि वो चाहते थे कि हम लोग स्वतंत्र हो जाए और हम लोग अपने देश के लिए एक राजनीतिक जो अधिकार है उसको हम प्राप्त करें। बाल्कन क्षेत्रों के विद्रोही राष्ट्रीय
समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई हुई आज़ादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में देखा। मतलब बाल्कन जो क्षेत्र थे उसके जो विद्रोही थे, समूह जो थे, वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और जो उन्हें खोई हुई जो आज़ादी थी उसे वापस पाने का प्रयास करने लगे। वो चाहते थे कि जो हमारी खोई हुई आज़ादी है वो पुनः हमें क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। मतलब स्लाव जो जातियां थी, राष्ट्रीय जो समूह था, वो अपनी स्वतंत्रता की परिभाषा जब तय करने का प्रयास करते थे तो बाल्कन जो क्षेत्र था उसमें और गहरे ज़्यादा टकराव उत्पन्न हो जाते थे, क्योंकि ये क्षेत्र पर सभी अपना अधिकार करना चाहते थे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। मतलब जो बाल्कन क्षेत्र उसमें रहने वाले जितने भी, ये देखिए हम आपको बताया है, ये जितने भी हमारे जो राज्य थे ये आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे, ईर्ष्या करते थे, लड़ाइयाँ करते थे। बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। बड़ी बड़ी शक्तियाँ जैसे रूस, इंग्लैंड, ठीक ना, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह की जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी वो प्रतिस्पर्धा करने लगे, उस पर अपना अधिकार करने का प्रयास करने लगे। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। मतलब बड़ी बड़ी जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो व्यापार के लिए उपनिवेश, मतलब चाहते थे कि उस देश पर हम अपना क्या कर लें, अधिकार स्थापित कर लें, और नौसैनिक और सैन्य ताकतों का गहरा प्रतिस्पर्धा, मतलब अपने सैनिकों से लेकर वहाँ विरोध करना शुरू कर देते थे। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र पर अपना प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। मतलब ये सभी देश, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सभी चाहते थे कि हम लोग क्या करें, एक तरफ से बाल्कन पर अपना अधिकार स्थापित कर लें और उस पर अपना प्रभाव एक तरह से पूरी तरह से स्थापित कर लें, ठीक ना। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अतः प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। मतलब इसी तरह के उनके बीच, इन सभी के बीच कई युद्ध देखने को मिले और धीरे धीरे यही युद्ध आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का एक तरह से कारण बना, ठीक ना। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप में महाविपदा की ओर ले गया। आप जानते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो एक बहुत बड़ा महाविपदा हुआ। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। मतलब जो भी यूरोप के जो बड़ी बड़ी जो शक्तिशाली जो देश थे, जैसे इंग्लैंड था, फ्रांस था, जैसे हमारे इंग्लैंड भारत पर अपना उपनिवेशकरण किया था, मतलब भारत पर अपना शासन कर रहा था, ठीक ना। तो इस तरह भारत के लोगों ने उसका क्या किया, विरोध करने। उसी तरह अन्य जैसे फ्रांस था, इंग्लैंड था, जर्मनी था, कई ऐसे देशों पर अपना उपनिवेशकरण किए थे, अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर चुके थे, उन पर अपना अधिकार किए थे। तो वहाँ के लोगों ने उन देशों का क्या करने लगा, विरोध करना शुरू कर दिया था। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, हर तरफ, मतलब यूरोप में या अन्य जो भी देश जहाँ वह उपनिवेश स्थापित किए थे, वो सभी लोग उनके विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए। इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे वो सभी लोग, क्या थे, राष्ट्रवादी। वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मतलब उन देशों से, शक्तिशाली देशों से वो संघर्ष कर रहे थे स्वतंत्र होने के लिए। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया से उभरी थी। किससे, साम्राज्यवाद, ठीक ना, वो साम्राज्यवाद विरोधी समस्याओं से उभर कर सामने आई थी। तो इस तरह उन लोगों के बीच साम्राज्य के विरुद्ध, ठीक ना, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और लास्ट तक देखा गया कि वे देश एक लंबे संघर्ष के बाद वो अपने देश को स्वतंत्र कराएं और एक राष्ट्र राज्य का उन्होंने क्या किया, निर्माण किया। तो इस तरह ये हमारा पहला जो अध्याय है, चैप्टर है, वो समाप्त हो रहा है। कुछ हमारे जो प्रश्न है हम आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देना चाहते हैं और आप प्रयास करिए घर पर किताब का सहारा लेकर, ठीक ना। देखिए ये हमारे प्रश्न है, इन पर टिप्पणियाँ लिखना है। यह जुसेपे मैस्तनी, काउंट
कैमिलो द कापूर, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिला की भूमिका। ये सब हमारे प्रश्न है। थोड़ा सा हम आपको एक दिखा रहे हैं, ठीक ना। देखिए ये हमारा यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पहला है जुसेपे मैस्त्नी, ठीक ना, इसको टिप्पणी है, ठीक, देख लीजिए। उसके बाद से दूसरा है काउंट कैमिलो द कापूर है, इनके बारे में ये जो टिप्पणी लिखा गया है ये है। उसके बाद से तीसरा है यूनानी स्वतंत्रता, ठीक। उसके बाद से फ्रैंकफर्ट संसद है। उसके बाद से राष्ट्रवादी संघर्षों में महिला की भूमिका है, ठीक ना। तो ये हमारे अंग तक हैं प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों ने क्या कदम उठाए, ठीक ना। ये देखिए ये सभी उसके लिए कदम उठाया गया था, जिसमें पहला है पृष्ठभूमि नागरिक जैसे विचारों में एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया, जिसमें एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा है नए फ्रांसीसी झंडे तिरंगों को चुना गया, जिसमें पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह में किया गया और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक ना। ये देखिए तो इस तरह ये पहला था। दूसरा प्रश्न तीसरा है मरियाना और जर्मनिया कौन थे, किस तरह उन्हें चित्रित किया गया था, इसके बारे में वर्णन करना है, देखिए, ठीक ना। तो ये आप उनका वर्णन कर लीजिएगा। उसके बाद चौथा है जर्मनी के एकीकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो देखिए ये जर्मनी के एकीकरण का संक्षिप्त विवरण है, हम दे सकते हैं, यहाँ पर भी है, ठीक, उसका हिस्सा। लास्ट प्रश्न है अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे। नेपोलियन संहिता का नाम पढ़े होंगे, देखिए उसने क्या क्या बदलाव किया था, ये उसके महत्वपूर्ण क्या है बदलाव है। तो इस तरह आप इनका हल कर लीजिएगा, ठीक ना। इन प्रश्नों का उत्तर आसानी पूर्वक से आप लिख सकते हैं। कुछ चर्चाएं भी दी जाती हैं लास्ट में, आप देखिएगा उदारवादी, इसमें ये देखिए पूरा ये है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाइए और 3 उदाहरण दीजिए, ठीक ना। एक उदाहरण यहाँ हो जाएगा। उसके बाद से ये है प्रश्न तीसरा, चौथा है, उसके बाद से 5वां देख लीजिए, ये देखिए यहाँ, ठीक ना। ये हो गया। कुछ प्रश्न यहाँ वो विकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। फिर साजू कौन थे, ठीक ना। ये देख लीजिए यूरोप में राष्ट्रवाद कौन सी सदी में उभरा था, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 19वीं सदी में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में, ठीक। उसके बाद से उदारवाद शब्द कौन सी भाषा से लिया गया था, ये दिया है इसमें, ये होगा लैटिन जो भाषा थी उससे लिया गया था, ठीक ना। इसमें ये हो जाएगा नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी, 1815 में, ठीक ना, वाटरलू के युद्ध के नाम से, ठीक ना। तो ये आप जैसे प्रश्न है। कुछ आपको हम प्रश्न देना चाहते हैं जो आप घर से कर सकते हैं। ये देखिए ये जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इन प्रश्नों को आप घर से कर कर, ठीक ना, अपने किताब में इनको हल कर लीजिएगा, ठीक। तो धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, ठीक ना।